नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि नोट लेकर सदन में अब से अगर किसी ने वोट दिया तो उस पर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार किया गया है और उन्होंने आज के इस फैसले में 25 साल पुराना फैसला पलट दिया है, जो कि 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला सुनाया है और इस फैसले के साथ ही 25 साल पुराना फैसला उन्होंने पलट दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि हम 1998 में PV नरसिम्हा राव मामले में दिए गए उस फैसले से सहमत नहीं है, जो कि 1998 में दिया गया था। तो 1998 में दिए गए PV नरसिम्हा राव के मामले में जो फैसला दिया गया था, उस फैसले से ये 7 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सहमत नहीं था। वो फैसला था कि सांसदों और विधायकों को संसद में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। यानी कि कोई भी लेजिस्लेटर, चाहे वो MP हो चाहे वो MLA हो, अगर वो भाषण देने या फिर वोट देने के लिए अगर किसी से ब्राइब लेता है और ब्राइब ले करके ये भाषण दिया जाता है या फिर वोट दिया जाता है, तो उसमें उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई थी 1998 के फैसले के अंदर में। और अब जो 7 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला सुनाया है, इस फैसले में उन्होंने कहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस फैसले से, हम 1998 वाले इस फैसले से सहमत नहीं है और उन्हें जो इम्यूनिटी मिली थी उस इम्यूनिटी को खत्म कर दिया गया है। तो 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जो कि 3-2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तो इसी फैसले को पलटा गया है आज के इस जजमेंट में। कोर्ट ने अपने तरफ से 3 कमेंट्स किए हैं। ये जो 3 कमेंट्स हैं, ये 3 कमेंट्स मुख्य हैं और ये 3 कमेंट्स में क्या है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई घूस लेता है यानी कि ब्राइब लेता है तो केस उसी समय बन जाता है। यह मायने नहीं रखता है कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दिया या नहीं दिया। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त सांसद घूस स्वीकार करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला कमेंट ये किया इस फैसले में। दूसरा कमेंट ये था कि संविधान का जो आर्टिकल नंबर 105 है और आर्टिकल नंबर 194 है, आर्टिकल नंबर 105 जो कि MP से रिलेटेड है, MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और आर्टिकल 194 जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो संविधान के आर्टिकल 105 एंड 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए हैं। यानी कि ये दोनों जो आर्टिकल हैं, इस दोनों आर्टिकल के वजह से सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनता है और दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेईमानी हो जाती है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल नहीं है। यानी कि 105 और 194 के अंदर में जो लेजिस्लेटर्स को इम्यूनिटी मिली हुई थी, उन्हें इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि अगर वो ब्राइब लेता है, अगर वो घूस लेता है और घूस ले करके सदन में वोट देता है या फिर कोई स्पीच देता है, जो कि ये स्पीच इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है उस घूस के वजह से, तो इससे जो सदन है, सदन के मर्यादा के ऊपर बात आ जाती है। यानी कि जो सदन है, सदन का माहौल खराब होता है। इससे खराब कैसे होता है? क्योंकि फेयर डिस्कशंस के लिए उन्हें सदन में भेजा गया है और चूंकि अब वो वोट डाल रहा है या फिर स्पीच दे रहा है ब्राइब लेकर के, तो इससे जो सदन में विचार विमर्श का जो माहौल था वो अब गड़बड़ हो गया है। वो किसी मकसद से अब बोला जा रहा है, तो इसलिए ये बेईमानी है। तो संविधान के आर्टिकल 105 और 194 के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए हैं।
और उनके घूस लेने के वजह से ये माहौल जो है खराब हो गया। तो कोर्ट का ये कहना है। और तीसरा कमेंट जो कोर्ट ने किया वो ये था कि रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है, यानी कि रिश्वत तो वही लेता है ना जो आपराधिक काम करता है या फिर जो ऐसे वैसे काम करते हैं, तो वो लोग रिश्वत लेता है। तो रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है और ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि सदन में वोट डालने के लिए या फिर भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए रिश्वत लेना कोई नेसेसरी काम नहीं है, यह कोई जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। और सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर, इसी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के ऊपर, जिसमें उन्होंने ओवरटर्न कर दिया है 26 ईयर ओल्ड वर्डिक्ट को इन द JMM ब्राइबरी केस, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करते हैं और चर्चा करते हैं डिटेल में कि ये मामला क्या था, 1998 वाला क्या मामला था, आर्टिकल 105 क्या है, आर्टिकल 194 क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो ये फैसला सुनाया है, इस फैसले को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया है टॉप कोर्ट के द्वारा और क्या तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 1998 वाले रूलिंग को ओवरटर्न करने के लिए। तो आइए हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ओवरटर्न्ड द 26 ईयर ओल्ड वर्डिक्ट इन द JMM ब्राइबरी केस। व्हाट डिड इट रूल? इन्होंने क्या रूल किया? हाउ टॉप कोर्ट इंटरप्रेटेड द प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेटर्स, इसी चीज के ऊपर अभी हम लोग पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद 1998 वाला जो मेजोरिटी रीडिंग था आर्टिकल 105 और 194 के को लेकर के, उसके ऊपर हम लोग दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे, यानी कि इस डिस्कशंस के बाद उसको चर्चा करेंगे। तो द हिंदू में एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा था और जो एडिटोरियल्स में आया था उसमें उन्होंने लिखा था, वोटर्स शुड नो दैट MPs डू नॉट एक्ट अंडर मॉनेटरी इंड्यूसमेंट। वोटर्स को ये पता होना चाहिए कि जो MPs एक्ट करते हैं या फिर जो लेजिस्लेटर एक्ट करता है वो एक्ट कोई मॉनेटरी इंड्यूसमेंट के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशंस करते हैं किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेटर को। तो 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud ruled that lawmakers facing bribery charges in connection with their speech and votes in the House cannot be immune from criminal prosecution। तो D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उसके द्वारा जो रूल किया गया है अलॉन्ग विद 6 अदर जजेस, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी लॉ मेकर्स या लेजिस्लेटर फेस कर रहा है ब्राइबरी चार्जेस, और ये ब्राइबरी चार्जेस हैं इन कनेक्शन विद देयर स्पीच एंड वोट्स, जो वो स्पीच देता है या फिर वोट्स देता है उससे कनेक्टेड हैं अगर ये ब्राइबरी चार्जेस, तो दिस कैन इन द हाउस दे कैन नॉट बी इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोजेक्शन। वो क्रिमिनल प्रोजेक्यूशन से इम्यून नहीं रह सकता है। द कोर्ट हेल्ड दैट क्लेम्स टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय लॉ मेकर्स कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट ये है कि जो क्लेम्स हैं टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय लॉ मेकर्स, जो लॉ मेकर्स को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिला हुआ है, दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड ओनली पार्लियामेंट कैन नॉट हैव द लास्ट वर्ड ऑन द इशू। ये भी कहा गया है कि इसमें सिर्फ पार्लियामेंट का ही एकाधिकार नहीं हो सकता है। तो लॉ क्या कहता है पहले हम लोग वो देखते हैं। तो आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 कहता है, जो कि अपने संविधान में है, कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसको 105 आर्टिकल क्लॉज 2 के अंदर इम्यूनिटी मिली हुई है। इम्यूनिटी किस बात की मिली हुई है कि अगर वो किसी भी तरह का कोई भी भाषण देता है हाउस में या फिर कोई भी वोट देता है हाउस में, तो उस चीज के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं कोर्ट्स में। आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के अंदर ये कहा गया है। और सिमिलर चीजें कही गई हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के
जो लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलएज हैं, उनके लिए सेम बातें कही गई है कि उन्हें भी सेम तरह की इम्यूनिटी मिली हुई है। तो बिफोर दिस 7 जजेस बेंच वाज एसेंशियली द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रोविजंस। द प्रोविजन वाज प्रीवियसली इंटरप्रेटेड इन द 1998 JMM ब्राइबरी रूलिंग, सो द करेक्टनेस ऑफ दैट रूलिंग हैड टू बी टेस्टेड। तो ये जो मामला है, ये मामला जुड़ा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिलेटेड, जो ब्राइबरी केस है उससे रिलेटेड है। और 1998 में एक रूलिंग आई थी जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं कि वो रूलिंग क्या थी। इंटरप्रेटिंग द लॉ ऑन द प्रिविलेजेस ऑफ MP एंड MLA। तो ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अगर हम लोग हिस्ट्री में चले तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिल रहा है इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम का हाउस ऑफ कॉमन्स है, उनके बिल्कुल विपरीत है। इंडिया डज नॉट हैव एनी एंशिएंट एंड अनडॉटेड राइट्स वेस्टेड आफ्टर ए स्ट्रगल बिटवीन पार्लियामेंट एंड द किंग। इंडिया में वैसा केस नहीं है जो यूनाइटेड किंगडम में हुआ करता था। दिस राइट्स इन इंडिया इवन ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स हैव फ्लोन फ्रॉम स्टैट्यूट। और इंडिया में जो ये राइट्स हैं यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो मिल रहा है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिल रहा है कॉलोनियल केस कॉलोनियल टाइम से, और ये किसी स्टैट्यूट से आया, किसी लॉ से आया विच आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस। और भारत जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज बन गया। दिस द कोर्ट साइटेड एज अ रीजन टू इंटरप्रेट प्रिविलेज इन अ वे that fits with the larger ideals of the constitution. तो there are two components of parliamentary privileges. parliamentary privileges का दो component हैं। एक component है what the house exercise collectively और दूसरा है individual privileges, मतलब individual rights। तो collective privileges की अगर हम लोग बात करें तो it include the power to punish for its contempt, the power to conduct its own affair among other। तो collective privileges में क्या है कि ये include करता है the power to पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर हाउस का कंटेम्प्ट किया गया है तो पनिश किया जा सकता है। द पावर टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर, और जो हाउस हैं उन्हें अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए पावर है। और दूसरा है इंडिविजुअल राइट्स। तो इंडिविजुअल राइट्स से एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच बाय ईच मेंबर, दिस द कोर्ट सेट हैज टू पास अ टेस्ट। तो कोर्ट का ये कहना है कि जो ये इंडिविजुअल राइट है, और इंडिविजुअल राइट क्या है कि राइट टू जो फ्री स्पीच है बाय इच मेंबर्स, जो इच लेजिस्लेटर्स हैं या लॉ मेकर्स हैं, उनका जो राइट टू फ्री स्पीच है इन द हाउस, तो ये राइट टू फ्री स्पीच हैज टू पास अ टेस्ट। उसके ऊपर एक टेस्ट होना चाहिए और उन्हें एक टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो जो ये रूलिंग था, ये रूलिंग था नेसेसिटी टेस्ट। तो ये नेसेसिटी टेस्ट क्या है? नेसेसिटी टेस्ट मीन्स दैट फॉर अ मेंबर टू एक्सरसाइज अ प्रिविलेज, अगर एक मेंबर को प्रिविलेज एक्सरसाइज करना है तो द प्रिविलेज मस्ट बी सच दैट विदाउट इट दे कुड नॉट डिस्चार्ज देयर फंक्शन। तो नेसेसिटी टेस्ट के अंदर ये है कि अगर उन्हें प्रिविलेजेस एक्सरसाइज करने हैं तो ये प्रिविलेज ऐसा होना चाहिए कि इसके बिना मतलब वो अपना फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, वो अपना काम नहीं कर सकता है। नेचुरली एक्सेप्टिंग ब्राइब्स कैन नॉट बी सेड टू बी नेसेसरी टू डिस्चार्ज वंस फंक्शंस एज अ लॉ मेकर, अनलाइक फॉर एग्जांपल हैविंग द राइट टू फ्री स्पीच। अब नेचुरली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई ब्राइब लेता है तो ब्राइब कैन नॉट बी सेड टू बी द नेसेसरी टू डिस्चार्ज वंस फंक्शन। तो इसीलिए जो ये नेसेसिटी टेस्ट है, ये नेसेसिटी टेस्ट को पास करना पड़ेगा। करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटर इरोड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और जो ये ब्राइबरी है, मेंबर्स के द्वारा करप्शन और ब्राइबरी, ये जो फाउंडेशन है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, इसको ये इरोड करता है, इसको ये खत्म करता है। इट इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द एस्पिरेशनल एंड डेरिवेटिव आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएट्स अ polity which deprives citizen of a responsive and representative democracy। अगर कोई ब्राइब लेता है तो ये डिस्ट्रक्टिव है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। एंड क्रिएट्स अ पॉलिसी, और ये एक ऐसा पॉलिटी को क्रिएट करता है जो डिप्राइव करता है सिटीजन्स को एक रेस्पॉन्सिबल और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। तो देयरफॉर करप्शन और ब्राइबरी ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर ये इरोड करता है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो ब्राइब्स लेने का जो मामला है, द ब्राइब्स कैन नॉट बी द
necessary ingredients for the functioning of a lawmaker। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि अ करप्ट वोट और अ वोट ऑफ कंसाइंस बाय एमपीज, इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि द कोर्ट आल्सो हैड टू डिसाइड इफ लॉ मेकर गेट्स इम्यूनिटी इफ ही एक्सेप्ट्स अ ब्राइब बट वोट्स एज पर हिज कंसेंस और party line and not as per the request of the bribe giver. Essentially, without a quid pro quo, can accepting money still be equated to graft? तो अब देखो मामला क्या है, मामला यह है कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई लॉ मेकर ब्राइब लेता है और ब्राइब ले करके भी अगर वो वोट नहीं देता है एज पर दी विश ऑफ दी ब्राइब गिवर, तो फिर भी ये करप्ट वोट होगा क्या? तो द कोर्ट एनालाइज्ड सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो डील करता है विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। तो सेक्शन 7 को उन्होंने इंटरप्रेट करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस समय, कोई भी लॉ मेकर या लेजिस्लेटर जिस समय उन्होंने ब्राइब को एक्सेप्ट किया उसी समय वो ब्राइब लेने वाला हो गया, यानी कि उस समय ही वो करप्ट हो गया। उसके बाद चाहे वो वोट डाले या नहीं डाले, उसके फेवर में डाले या उसके अगेंस्ट में डाले, इट डजेंट मैटर। अगर कोई घूस लेता है और अगर कोई घूस लेता है तो केस उसी समय बन जाता है, यह मायने नहीं रखता है कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी, आरोप तभी बन जाता है और जिस वक्त सांसद घूस स्वीकार करता है, जिस वक्त सांसद ये ब्राइब लेता है। तो द मेयर ऑब्टेनिंग, एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज विद द इंटेंशन टू एक्ट और forbear from acting in a certain way is sufficient to complete the offense. It is not necessary that the act for which the bribe is given be actually performed, the court said. आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टिंग अ ब्राइब इज एन ऑफेंस एज इज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द पब्लिक सर्वेंट एक्टेड डिफरेंटली। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी लेजिस्लेटर ब्राइब को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के साथ ही वो गिल्टी हो गया, उन्होंने ऑफेंस कर दिया। इट डजेंट डिपेंड ऑन वेदर द पब्लिक सर्वेंट एक्टेड डिफरेंट, ये मैटर नहीं करता है कि उन्होंने घूस लेने के बाद जो है उन्होंने डिफरेंटली एक्ट किया या नहीं किया, इट डजेंट मैटर। कोर्ट ने यह भी कहा कि इट वुड बी वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन भी होगा। कैसे होगा वायलेशन? बिकॉज इट क्रिएटेड एन illegitimate class of public servant which is afforded extraordinary protection. Such a classification, the code said, would be manifestly arbitrary. तो इन्होंने तो कोर्ट ने यह भी कहा कि ये आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी है उसका भी ये उल्लंघन है। उसका उल्लंघन कैसे है? ये इस प्रकार से है क्योंकि ये एक इलिजिटिमेट क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट को क्रिएट करता है विच इज अफेक्टेड विच इज अफोर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन, जिन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी गिवन बाय आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 194 क्लॉज 2। तो इस प्रकार से कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया। तो अब बात यह है कि कैन कोर्ट पनिश इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? क्या कोर्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पनिश कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो अब ये मामला है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि पार्लियामेंट आल्सो हैज द पावर टू पनिश इट्स मेंबर फॉर कंटेम्प्ट, अगर कोई मेंबर कंटेम्प्ट करता है हाउस का तो पार्लियामेंट के पास पावर है उनको पनिश करने का। The punishment here could be suspension from the house and even sentence to jail term. ये जो पनिशमेंट हो सकता है, ये पनिशमेंट हो सकता है सस्पेंशन फ्रॉम दी हाउस, हाउस से उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, एक तो ये। दूसरा सेंटेंस टू जेल टर्म, उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैड टू डिसाइड वेदर दिस मीन कोर्ट हैड नो रोल टू प्ले। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोथ द कोर्ट एंड द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ऑन द एक्शन ऑफ लॉ मेकर्स इन पैरेलल। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यहाँ
दोनों को, कोर्ट को भी और पार्लियामेंट दोनों को ये एक्सरसाइज, मतलब दोनों एक्सरसाइज कर सकता है दी जुरिडिक्शन ऑन एक्शन ऑफ लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स के द्वारा जो एक्शंस हैं उसके ऊपर दोनों का जुरिडिक्शंस है, पार्लियामेंट का भी जुरिडिक्शंस है और कोर्ट का भी जुरिडिक्शन है। एंड दिस कैन बी बिकॉज दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ पनिशमेंट बाय द हाउस इज डिफरेंट। ऐसा इसलिए है, मतलब कि ये पैरेलल जुरिडिक्शंस इसलिए हैं क्योंकि जो पर्पस है पनिशमेंट का बाय द हाउस, हाउस जो पनिशमेंट दे रहा है वो डिफरेंट है फ्रॉम द पर्पस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल जो कि उन्होंने ब्राइब लिया और ब्राइब लेने के वजह से उनके ऊपर जो केस हुआ वो जो पर्पस होगा, मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाला जो पर्पस होगा वो अलग है, और हाउस जो उनको पनिशमेंट दिया वो अलग है। द इशू ऑफ ब्राइबरी इज नॉट वन एक्सक्लूसिविटी ऑफ जुरिडिक्शन बाय द हाउस ओवर इट्स ब्राइब टेकिंग मेंबर। जो इशू है ब्राइबरी का इज नॉट वन ऑफ एक्सक्लूसिविटी ऑफ जुरिडिक्शंस बाय द हाउस। हाउस के जुरिडिक्शन का ये एकमात्र एक्सक्लूसिविटी नहीं है। द पर्पस ऑफ ए हाउस एक्टिंग अगेंस्ट अ कंटेम्प्ट बाय अ मेंबर फॉर रिसीविंग ब्राइब सर्व्स अ पर्पस डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, द कोर्ट सेड। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हाउस है, यानी कि चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, तो उसमें जो मेंबर्स के द्वारा कंटेम्प्ट किया जाता है उस केस में जो पनिशमेंट मिलता है ये पनिशमेंट अलग है। और अलग कैसे हैं? क्योंकि हाउस जो पनिशमेंट दिया वो पनिशमेंट का पर्पस अलग था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिडिक्शंस हैं इस लॉ मेकर के ऊपर जिन्होंने ब्राइब लिया है। तो ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसीलिए कोर्ट कैन पनिश द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका जवाब ये हुआ। तो अब 1998 के वर्डिक्ट को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि उस समय का ये मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे ओवरटर्न्ड इट्स 1998 जजमेंट ऑन पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, जिसमें कि 5 जजेस बेंच ने 3-2 की मेजोरिटी से लेजिस्लेटर को इम्यूनिटी प्रोवाइड की थी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर टेकिंग ब्राइब इन कनेक्शन विद देयर वोट इन द हाउस। तो हाउस में वोट डालने के लिए या फिर स्पीच देने के लिए अगर किसी ने ब्राइब लिया है तो उससे उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की थी। तो मामला था झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिलेटेड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के जो रिश्वत कांड है उस पर आए आदेश से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था और आरोप था कि सांसदों ने 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार को समर्थन देने के लिए वोट दिया था। तो इस मामले पर 1998 में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला सुनाया था। तो हुआ क्या था इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपहेवल इन द कंट्री, अजय महोपाध्याय जो कि CPIM का था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मोशन और वो मोशन था नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दी PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन लोकसभा इन जुलाई 26, 1993। जो PV नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस पार्टी थी उनके पास 251 MPs थी उस समय पर, और मेजोरिटी से ये 13 MP दूर थी, यानी कि उस समय हाउस की टोटल मेंबरशिप 528 हुआ करता था लोकसभा का, और मेजोरिटी के लिए कांग्रेस को 13 वोट कम पड़ रहे थे। तो however the motion was defeated after 14 opposition MPs voted with the government and Rao and the Congress stayed in power। तो मामला ये हुआ था कि चूंकि उनके पास 13 MP शॉर्ट था, अपोजिशन के 14 MPs ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोट कर दिया, और एक साल बाद ऐसा रिपोर्ट आया कि जो MPs था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उन्होंने ब्राइब्स लिया था टू वोट अगेंस्ट दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। 1996 में CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। CBI ने 6 JMM MPs के अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया और उन्हें एक्यूज किया गया फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स टू वोट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फेवर में उस समय उनके ऊपर आरोप लगाया गया और ब्राइब्स का आरोप लगाया गया। और उस समय जो अजीत सिंह था जो कि जनता दल था, उनको भी एक्यूज किया गया था ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। वोटिंग से एब्सटेन करने के लिए उन्हें भी एक्यूज बनाया गया था। आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज टू क्वेश दी चार्जेस, नरसिम्हा राव एंड दी अदर एक्यूज्ड अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट से जब ये मामला ट्रांसफर होकर के सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के ऊपर सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट हैड टू डिसाइड वेदर लेजिस्लेटर बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस एंजॉयड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट को अब ये डिसाइड करना था कि इन लेजिस्लेटर को
बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस होल्ड करने के वर्च्यू से क्या वो एंजॉय करता है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो उस समय के जो जस्टिस थे, जस्टिस एसपी भरूचा, बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने ऑथर्ड दी मेजॉरिटी ओपिनियन फॉर हिमसेल्फ एंड जस्टिस राजेंद्र बाबू हेल्ड दैट ब्राइब टेकर्स हु कास्ट देयर वोट अगेंस्ट दी नो कॉन्फिडेंस मोशन वेर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर आर्टिकल 105। तो उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने ब्राइब लेकर के अपना वोट दिया था अगेंस्ट दी नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनको इम्यूनिटी मिली हुई है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2। आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के अंदर उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है, ऐसा कहा गया जस्टिस राजेंद्र बाबू के द्वारा। और उसके बाद आर्टिकल 194 क्लॉज 2 जो है बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था इन मेंबर्स को इन द स्टेट असेंबलीज। तो पॉइंटिंग टू द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द आर्टिकल, जस्टिस भरूचा सेड दैट एमपीज मस्ट बी अलाउड टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। तो जस्टिस भरूचा ने ऐसा कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं, दे मस्ट एंजॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हें मिलना चाहिए बिना किसी फियर का, विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रेजल थ्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, एंड दैट देयर वोट्स मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस फ्रीडम। और उनके वोट को ट्रीट किया जाना चाहिए एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस फ्रीडम। तो ही हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एमपीज, एमपी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए द फ्रेज इन रेस्पेक्ट ऑफ इन आर्टिकल मस्ट बी गिवन अ ब्रॉड मीनिंग। ये जो फ्रेज लिखा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल में, उसको ब्रॉडर मीनिंग देना चाहिए। और क्यों ब्रॉडर मीनिंग देना चाहिए? टू प्रोटेक्ट द एमपी फ्रॉम ऑल सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दैट हैव अ कनेक्शन विद एनीथिंग दे मे हैव सेड और वोटेड इन द पार्लियामेंट। हालांकि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था टू एक्सटेंड द सेम प्रोटेक्शन टू अजीत सिंह। अजीत सिंह को इस तरह का प्रोटेक्शन देने से रिफ्यूज कर दिया था, जो कि क्यों रिफ्यूज कर दिया था? सिंस ही हैड नीदर मेड अ स्पीच नॉर कास्ट अ वोट, क्योंकि उन्होंने ना ही कोई स्पीच दिया था ना ही कोई वोट डाला था। इट ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू ब्राइब गिवर्स, ना ही इन्होंने किसी तरह का प्रोटेक्शन दिया था किसको? ब्राइब गिवर्स को, जिन्होंने ब्राइब दिया था, घूस दिया था। जस्टिस जीएन रे एग्रीड विद दिस इंटरप्रिटेशन। और जो तीसरा जो जस्टिस था उस समय, जस्टिस जीएन रे, उन्होंने इस इंटरप्रिटेशन को एग्री किया जो कि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के अंदर उन्हें मिली हुई थी। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3-2 के मेजोरिटी से ये फैसला सुनाया था कि जो ये जजेस हैं, कि जो ये लेजिस्लेटर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, they have got the immunity. So therefore Justice S.C. Agarwal authored the minority opinion for himself and Justice Dr. A.S. Anand. The dissent had a major bearing on the Supreme Court's decision to overturn the 1998 ruling. तो कुल मिलाकर के ये मामला था। और if an MP who has bartered away his independence by agreeing to speak or vote in a particular manner in lieu of illegal gratification, यानी कि bribe, is protected from criminal prosecution। इस तरह का जो criminal prosecutions हैं, इससे उन्हें immunity मिली हुई थी। ये रूलिंग था कब का? 1998 का। तो इसी रूलिंग को अभी के जजमेंट में, जो अभी 7 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला सुनाया है, तो इसी रूलिंग को ओवरटर्न किया गया है, इसी रूलिंग को खत्म किया गया है। और अब से इन एमपीज को, चाहे ये एमपी हो चाहे ये एमएलए हो, दे हैव नो इम्यूनिटी। अब वो ब्राइब लेकर के ना ही कोई स्पीच दे सकते हैं हाउस में और ना ही कोई वोट दे सकता है हाउस में। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर अब से मुकदमा चलेगा। तो ये कुल मिलाकर के फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। तो साथियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।